नमस्कार, मैं हूं केसिन। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ बीएससी में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम सेमेस्टर 2 के लिए एग्ज़ाम स्पेशल लेक्चर सीरीज लेकर आए हुए हैं और यह लेक्चर सीरीज नंबर चौथा होगा। इसमें भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव को ही रखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन को लेकर चलने वाले हैं। आप लोगों का कमेंट्स आता है कि सर VVI क्वेश्चन करवा दो। भाई, आप ऑब्जेक्टिव जिस तरह से हमने आपको पढ़ा रखा है, जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको करवा रखा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी ऑब्जेक्टिव को एज ए सब्जेक्टिव की तरह डील किए हैं। हो सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया है वो आपको शॉर्ट वाला जो पोर्शन है उसमें आपसे पूछा जाए, तो आप ध्यान से पढ़ो। होता क्या है कि जब YouTube पे वीडियो छोड़ देते हैं, 5 मिनट हुआ नहीं वीडियो छोड़ते हुए, 6ठे मिनट में आपका कमेंट आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपने वीडियो नहीं देखा है, बस सिर्फ कमेंट करने आ गया है। तो आप उसको ईमानदारी से पढ़ो पहले, बहुत हेल्प हो जाएगा तुम्हारे एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, पढ़ो। आप पढ़ते नहीं हो, ज़्यादा चिंता ही करने लगते हो। आइए देखिए, क्वेश्चन है देखा जाए, चलो इसी पे देखो। कह रहा है क्या, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा। तो भाई सभी लोगों को पता होगा, जो लोग पढ़ रखे हैं उन लोगों को पता होगा, यह e की पावर x गुने एफ एक्स के बराबर होता है। e की पावर x गुने एफ एक्स के बराबर होता है। अब देखो, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को आपको सब्जेक्टिव में पूछ देगा, शॉर्ट में पूछ देगा, लॉन्ग में तो यह क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आप कैसे बनाओगे। तो हम इसी क्वेश्चन को फिर डील कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, अब इसी क्वेश्चन से आप पूछ दिया गया, आपको पूछ दिया जाएगा कि प्रूव करिए, प्रूव करके बताइए। क्या प्रूव करके बताइए, इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू e की पावर x इंटू एफ एक्स होता है। अब बन गया क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो कैसे इसका प्रूफ करेंगे, तो आओ समझो। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने वाले हैं। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव। ध्यान से सुन लीजिए, 10-12 क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं जो बचा हुआ है। तो टोटल हमने 50 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए करवा दिया। आज के वीडियो को इंक्लूड कर दोगे, उसके बाद 50 क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव का, वो हम आपको करवा दिए। जाते जाते हम आपको बता देंगे 5-6 क्वेश्चन ऐसा बता देंगे जो लॉन्ग में डायरेक्ट आपके परीक्षा में हिट कर जाएगा, आप उसका तैयारी कर लेना, ठीक है। रही बात ऑब्जेक्टिव का और शॉर्ट का, तो ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट जो आपको पढ़ाए हैं उतना अगर आप ईमानदारी से पढ़ लोगे तो हो जाएगा उससे। चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज करते हैं। वी हैव क्या लेके चल रहे हैं, ध्यान से सुनो, e की पावर x एफ एक्स डी एक्स। 2x का फंक्शन है, दोनों गुना में हैं, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि 2 फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको हम लोग सपोज करें और सेकंड किसको करें, आप ये सब आप लोगों को पता होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स, सेकेंड e की पावर x। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाए हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का मतलब हो गया एफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e की पावर x डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और फिर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e की पावर x डी एक्स ओवरऑल, यहाँ पर डी एक्स लगा दो। चलो, इसको साथ में हम लेके ही चलेंगे, ध्यान रखना। e की पावर x एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान से देखते हुए चलिए, एफ एक्स e की पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर x ही हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन है, दे दीजिए। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो ई की पावर एक्स हो जाएगा।
ठीक है, dx है, dx लगेगा। अब आप देखो क्या कर सकते हैं हम, e की पावर x एफ एक्स डी एक्स, इसको आप इधर शिफ्ट कर लो तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू, जो बचा हुआ है देख के लिख लीजिए, एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स। आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, और दोनों में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, दोनों में से, तो फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों में से कॉमन आप क्या ले सकते हो, ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हो। तो ई की पावर एक्स आप कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ एक्स, और यहाँ से आप ई की पावर एक्स कॉमन ले लोगे तो मिलेगा आपको क्या, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, ई की पावर एक्स इंटू में आगे पीछे करके आप लिख सकते हो ई की पावर एक्स गुने एफ एक्स। ठीक है, तो यह एक रेडीमेड रिजल्ट है, आपको बिल्कुल याद रखना होगा और एक क्वेश्चन बनाने में हेल्प करता है। तो भाई देखो, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स। यहाँ भी आप देख लो तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो अब देखो भाई, यह क्वेश्चन आपको क्या है ना, यह क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है हो सकता है कि आपसे शॉर्ट में भी पूछ ले। देखो है क्या बात, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तब तक हम आपसे बात कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। है क्या कि अभी जो यह नई वाली पैटर्न आई है, सेमेस्टर वाली जो है सिलेबस है, तो अभी इसमें एग्ज़ाम जो अभी आपका जो सीनियर जो बैच हुआ 2023 से 27, उसके बाद आप ही लोग हैं 24 से 28, तो अभी आपके पास सिर्फ एक ही साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप जब एग्ज़ाम देंगे तो 2 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी ये कहना उचित नहीं है क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। हो सकता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस, पिछले साल डिफरेंशियल कैलकुलस से ज़्यादा क्वेश्चन था, इस बार हो सकता है कि वेक्टर एनालिसिस से ज़्यादा पूछ ले या इंटीग्रल कैलकुलस से पूछ ले। तो यह अभी बताना ठीक नहीं है कि यह इम्पोर्टेंट है या है नहीं है। अब पहले वाला सिलेबस था तो हम लोग 10 क्वेश्चन देते थे, हम ही लोग नहीं, जो भी बीएससी को पढ़ा रहे हैं सभी लोग के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन दे देते थे, सबका आ जाता था, 10 क्वेश्चन दे दिए, 6 मिल ही जाना है। तो अभी यह गेस करना उचित नहीं है। हाँ, ज़रूर इम्पोर्टेंट जो है वह इम्पोर्टेंट हम मेंशन कर ही देते हैं। तो ये अब जो आज चौथा लेक्चर जो आपको हम दे रहे हैं, इसमें ओवरऑल इस चौथे लेक्चर को अगर आप इंक्लूड कर लोगे तो टोटल 50 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया है। अब 50 क्वेश्चन में हम ABCD किए नहीं हैं, वो आपको पता होगा, सभी क्वेश्चन को डील किए हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव तो ठीक हो ही जाएगा, साथ में शॉर्ट भी हो जाएगा। लॉन्ग के लिए हम जाते जाते आपको 5-6 क्वेश्चन बता देंगे, जिसको आप तैयार कर लेना और जाओ आराम से परीक्षा देकर आओ, ज़्यादा सोच विचार करना नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अब देखो, अब ये क्वेश्चन क्या लेके आए हैं, कट गया है क्या क्वेश्चन ऊपर से, 0 से π/2 रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे करेक्ट कर लोगे, कॉस एक्स होगा। अब देखो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, अब इस क्वेश्चन से तुमको कितना बन जाएगा, 6 12 क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले तो हम इसको आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। अब इससे क्या क्या पूछ सकता है। अब आपको क्या करेगा, 0 से π/2 रूट कॉस एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स दे देगा, फिर 0 से π/2 रूट टैन एक्स बाई रूट टैन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स दे देगा, फिर क्या देगा 0 से π/2 रूट कॉट एक्स बाई रूट कॉट एक्स प्लस रूट टैन एक्स दे देगा। तो हम मेंशन कर देंगे, हम लिखा देंगे, पहले आप इसको देख लो आराम से। चलो देखो पहले क्या है, लेट आई इक्वल्स टू लेट आई इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0 से π/2 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन में है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर लो। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ये सब आपको पता होगा, फटाफट इसको बता देते हैं। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी
अब अगर प्रॉपर्टी यूज करोगे तो प्रॉपर्टी आपने क्या यूज किया है, क्या पढ़ा है, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, रूट रूट रहेगा, साइन के जगह पे साइन दीजिए, एक्स के जगह पे आप क्या लिखोगे, पाई बाई टू माइनस एक्स लिख लोगे। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे पाई बाई टू माइनस एक्स करना है। आप लोग पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 0 से ए एफ ऑफ एक्स के जगह पे आप क्या लिख दोगे, ए माइनस एक्स डी एक्स। समझ गए होंगे। आओ यहाँ ध्यान दो, बाई रूट फिर यहाँ देखो साइन रहेगा, x के जगह पे आप क्या लिख लोगे, x के जगह पे लिख लोगे पाई बाई टू माइनस एक्स और प्लस रूट रहने दीजिए, कॉस के जगह पे कॉस रहेगा और x के जगह पे आप लिख लोगे पाई बाई टू माइनस एक्स लिख लोगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको फर्दर कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 से पाई बाई टू और भाई यहाँ आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, यानी साइन पाई बाई टू माइनस एक्स को क्या लिखोगे आप, कॉस एक्स लिख लोगे। बाई में आ जाओ, यहाँ भी आप साइन पाई माइनस एक्स को क्या लिखोगे, पाई बाई टू माइनस एक्स को क्या लिखोगे, कॉस एक्स लिख लोगे। और फिर यहाँ आ जाओ आप कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स को क्या लिखोगे, साइन एक्स लिख लोगे। डी एक्स है, डी एक्स लगा लो। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ लो। दोनों इक्वेशन को हम जब जोड़ लेंगे तो देखो भाई, यहाँ आई है, लेफ्ट के तरफ जुड़ जाएगा, राइट के तरफ जुड़ जाएगा, आई टू आई इक्वल्स टू। अब देखो इसको जोड़ना है, राइट वाले को जोड़ो, इसको और इसको जोड़ोगे, दोनों फंक्शन आपस में जुड़ जाएगा, 0 से पाई बाई टू एक ही साथ हम जोड़ रहे हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में देखो और यहाँ भी डिनोमिनेटर में देखो, दोनों सेम है तो दोनों की एलसीएम लेंगे, ऐड कर रहे हैं ना तो सेम मिलेगा। तो क्या लिख दें, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, प्लस में तो आगे पीछे करके लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। भाई दोनों को जोड़ दिए हैं, समझ लेना, इसको और इसको साथ में जोड़े हैं एलसीएम लेकर। तो 2i इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 से पाई बाई टू कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, dx, दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। 2i इंटीग्रेशन ऑफ dx x, और इसकी लिमिट कितनी है, 0 से पाई बाई टू। अब यह हो गया क्या, 2i इक्वल्स टू अपर लिमिट, तो x के जगह पे हम अपर लिमिट क्या लेंगे, पाई बाई टू, और माइनस एक्स के जगह पे लोअर लिमिट यानी 0। तो 2i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पाई बाई टू, तो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए, 2 आके भाग करेगा तो पाई बाई 4, इसकी आंसर हो गई पाई बाई 4। अब देखो पढ़ाए यहाँ हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इससे कितना क्वेश्चन बनेगा थोड़ा सा उसका हम जिक्र कर देते हैं, और सब इसी मेथड से बनेगा। ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब इससे क्या क्या क्वेश्चन आपको बन सकता है उसको थोड़ा सा देख लो आप। ठीक है भाई, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, हम क्लीन कर रहे हैं। देखो अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा थोड़ा सा समझ लो। जैसे पहला तो यह आपका था ना, 0 से पाई बाई टू रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। दूसरा बन जाएगा 0 से पाई बाई टू रूट कॉस एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। तीसरा बन जाएगा क्या, 0 से पाई बाई टू, फिर हो जाएगा क्या, रूट टेन एक्स बाई रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर बनेगा क्या, 0 से पाई बाई टू रूट कॉट एक्स बाई रूट कॉट एक्स प्लस रूट
tan x dx। और भी बनेगा, और देख लो मेरे भाई, पाँचवा यह बन जाएगा 0 से π/2 रूट सेक एक्स बाई रूट सेक एक्स प्लस रूट कॉसेक एक्स dx। अगला जो बनेगा 0 से π/2 रूट कॉसेक एक्स बाई रूट कॉसेक एक्स प्लस रूट सेक एक्स dx। और भाई यह देख लो आगे क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्या बनेगा, मैं भरवली बोल देता हूँ, आप समझ लेना। सारे से रूट हटा दो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, टैन एक्स बाई टैन एक्स प्लस कॉट एक्स बाई कॉट एक्स प्लस टैन एक्स, सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स और कॉसेक एक्स बाई कॉसेक एक्स प्लस सेक एक्स। और सभी के आंसर कितनी आएगी, सभी की π/4 आएगी। और सभी के लिए वही मेथड है जो हमने जिक्र कर दिया है, बता दिया है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आइए। हाँ ये बढ़िया है भाई, पहले तो कुछ बात जान लो। सर थोड़ा ये इधर शिफ्ट नहीं होगा क्या? थोड़ा सा इसमें कुछ जानकारी आप ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन पे बात बाद में किया जाएगा। अब देख लो, 0 से π/2 साइन की पावर nx dx, या दोनों एक ही साथ पढ़ लो, 0 से π/2 कॉस की पावर nx dx, दोनों सेम ही हैं। जब आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो x के जगह पे π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, जब आप प्रॉपर्टी यूज करोगे तो x के जगह पे π/2 माइनस एक्स करोगे तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो दोनों के लिए सेम ही रिजल्ट है, 0 से π/2 साइन की पावर nx dx हो या 0 से π/2 कॉस की पावर nx dx हो, रिजल्ट क्या देगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, एक n या तो इवन होगा नहीं तो ऑड होगा, या ऑड होगा नहीं तो इवन होगा। क्या बनेगा ध्यान में आपको रखना है, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आप बनाएंगे भी किस तरह से ध्यान में रखेंगे। अब देखिए दोनों के लिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, क्या मिलेगा मेरे भाई, n-1 बाई n। अब क्या करना है, दो कम करते हुए चले जाइए, इसमें 2 कम कर लीजिएगा तो n-3, इसमें 2 कम कर लीजिएगा तो n-2, फिर आगे 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से -3 घट रहा है ना तो -5। पहले सुनो, बेचैन नहीं होना है। फिर इसमें से 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, n-4। और यह प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक ऐसा ना आ जाए 3/4 गुने 1/2 और गुने π/2। कब, लेकिन कब, जब n क्या हो, इवन हो, n क्या हो, इवन हो। इवन आप समझ रहे हो, इवन का मतलब होता है सम, इवन का मतलब होता है क्या, सम। दोनों के लिए है मेरे भाई। और दूसरी बात, अगर ऑड हो तो क्या करना है, ऑड हो, एक सेकंड रुक जाओ, ऑड हो तो क्या करना है, आप इसको समझें। चलो, ऑड हो तो क्या करना है, तो ऑड हो तो हम करेंगे क्या, यही काम करना है आपको, n में से 1 कम कर लीजिए और n जो है वह नीचे लिख लीजिए, ठीक है। फिर n में से 3 कम कर लीजिए, ऊपर 2 कम करते हुए जाना है, नीचे भी 2 कम करते हुए जाना है। तो देखो यार, शुरू कहाँ से करना है, n-1/n से,
अब इसमें से 2 कम कर लिए तो -3 हो गया, इसमें से 2 कम कर लिए तो n-2 हो गया। फिर आगे देखो, फिर क्या हो जाएगा, n-5 और बटे में n-4। और यह कब तक चलता रहेगा, यह प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक आपको यह ना दिख रहा है 4/5 गुने 2/3। किसके लिए, इफ n इज ऑड हो उसके लिए। अब कहोगे कि सर क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझना भी नहीं है। अब समझो करना क्या है, डायरेक्ट परीक्षा में कैसे क्वेश्चन बनाएंगे वह देखो। अब छोड़ो इसको, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आओ क्या क्वेश्चन है यह देख लो। क्वेश्चन है 0 से π/2, उसके बाद क्या दे रखा है, साइन की पावर 6x dx। देखो तो यह आपको दिखाई दे रहा है साइन की पावर nx dx का फॉर्मेट है। तो पहले बोलो है या नहीं। 0 से π/2 साइन की पावर nx dx, 0 से π/2 साइन की पावर nx dx। तो n के जगह पे यहाँ पे 6 है, तो 6 क्या हुआ, ऑड हुआ या इवन हुआ, भाई इवन हुआ। तो इवन के लिए करना क्या है, जो है उसमें से 1 कम करो पहले। तो 6 है, तो 6 में से 1 कम करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। और नीचे जो है वही लिखना है, n जो है वही लिखना है, ऊपर 1 कम करके लिखना है। दोनों कंडीशन में देखो, दोनों कंडीशन में ऑड हो या इवन हो सेम ही चल रहा है, लेकिन जाना कहाँ तक है उस पर हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा अभी टेंशन ना लो। तो जो पावर देखो 6 है, तो उसमें से 1 कम करो 5, और नीचे जो है वही, यानी n जो है वही, वह ऑड हो या इवन हो, 6 है, 6 रहेगा। अब 2 कम करते हुए चलो, 2 कम करते हुए चलोगे तो ऊपर भी 2 कम करना है, नीचे भी 2 कम करना है। तो ऊपर 2 कम करोगे तो 3, और नीचे 2 कम करोगे तो 4, ऊपर 2 कम करोगे तो 1, 3 में से 2 कम करना है भाई, और नीचे 4 में से 2 कम करना है तो 2। अब अगर कम करने चले जाएं, 1 में से 2 कम करने चले जाएं, निगेटिव मिल जाएगा। 2 में से 2 कम करने चले जाए 0 हो जाएगा। तो भाई निगेटिव और 0 नहीं होना चाहिए, तब तक यह प्रक्रिया चलता रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना, निगेटिव और 0 नहीं आनी चाहिए, तब तक यह प्रक्रिया चलते रहे। तो देखो तो आ रहा है, लास्ट में क्या लिखा हुआ था, 3/4 1/2 दिख रहा है, 3/4 1/2। हाँ, लेकिन अगर n इवन है तो π/2 से भी गुना करना है, ध्यान में रखना। अगर ऑड हो तो नहीं करना है, ऑड हो तो नहीं करना है। चलो कैलकुलेट करो इसको। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 तिया 15, ऊपर मिलेगा 5 तिया 15 पाई, और नीचे आ जाओ तो मिलेगा क्या 6 चौका 24 दूना 48 दूना 96। हम कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे। देखो यहाँ पे 3 से कट करो, तो 3 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ भी काट सकते थे, चलो हटाओ कोई बात नहीं है। 3 से आप कट करोगे तो 3 × 5 = 15 हो गया, 5 पाई, और 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, सॉरी 3 तिया 9, और 3 दूनी हो जाएगा 6। तो 5/32 पाई क्या हो गया, 5 π/32, ठीक है बोले थे, 5 π/32 या 5/32 पाई। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर यहीं पे रहता 0 से π/2 cos की पावर 6x dx, तो उसका भी आंसर वही होगा, क्या होगा 5 π/32, क्योंकि ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है। 0 से π/2 साइन की पावर nx dx, 0 से π/2 cos की पावर nx dx, दोनों के लिए। क्यों, क्योंकि आप इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे तो यही मिलेगा। और यह रिडक्शन फार्मूला आप पढ़े होंगे इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर में, तो वहाँ पे यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, चलो ये तो हो गया भाई। हाँ, तो ये हम क्या आपको बोल रहे थे, 0 से π/2 अगर cos की पावर 6x dx हो तो उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 5/32 पाई आएगी। अब देखो एक और हम यहाँ पे समझा देते, क्वेश्चन नहीं है लेकिन हम एक ले रहे हैं, समझाने के लिए आपको ले रहे हैं। चलो अब थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, किसके लिए, इवन रहेगा तो ध्यान रखना लास्ट में π/2 से गुना करना है। और कब तक कम करते हुए जाना है, कब तक कम करते हुए जाना है, जब तक 0 और निगेटिव ना बन जाए, ठीक है, तब तक जाना है। और शुरुआत कैसे करेंगे, तो जितना पावर दे रखा है ना वो ऑड हो या इवन हो, ऊपर वो कम कर दो और नीचे जो है वही पावर जो है वही रहेगा, और सब में 2 फिर कम करते हुए चलते चले जाओ। आओ एक और छोटा सा हम कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल, छोटा सा क्या ले लें, 0 से दिख रहा है, 0 से, चलो दिख जाएगा, 0 से π/2, 0 से π/2 साइन की पावर
एन एक्स डी सॉरी एन बोल रहे हैं, साइन की पावर 9x dx। अब ध्यान दो मेरे भाई, सबसे पहले देखो यहाँ साइन की पावर 9 है, तो 9 क्या है, ऑड है या इवन है? तो कहोगे सर ऑड है, तो ऊपर क्या करना है, एक कम कर लेना है। तो इसमें 9 में से एक कम करोगे तो हो जाएगा 8, और नीचे जो है वही रहेगा, यानी n जो है वही रहेगा। अब इसको दो दो कम करते चले जाओ, ऊपर से भी दो कम करो, नीचे से भी दो कम करो। तो ऊपर से दो कम करोगे तो हो जाएगा 6, नीचे से दो कम करोगे तो हो जाएगा 7, ऊपर से दो कम करोगे तो हो जाएगा 4, नीचे से कम करो जो हो करोगे तो हो जाएगा 5, ऊपर से कम करो 2, अब हो जाएगा 3। अब कम करेंगे? नहीं जी, नहीं करेंगे, क्योंकि 2 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 0, 0 और निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो देखो क्या लिखे हुए थे हम लोग रेडीमेड रिजल्ट में, 4/5 2/3 आने लगेगा तो छोड़ देना है। और यहाँ ऑड है ना, तो π/2 से गुना नहीं करना। अब इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेना, तो कैलकुलेट जो कर लोगे वहीं इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आया? समझ में आया? अपना कर लेना है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो, क्या है मेरे भाई, लो एक और आ ही गया, एक और आ ही गया सेम पे। देखो मेरे भाई क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, 0 से π/2, 0 से π/2 कॉस की पावर 5x dx। ध्यान से देखिए, पावर 5 है, तो पावर 5 है तो ऑड है, ठीक है, ऑड है। ऑड है तो क्या करेंगे मेरे भाई, जो है उससे एक कम कर लो, जो है उससे एक कम कर लो, मतलब पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो 5 है तो उससे एक कम कर लोगे तो हो जाएगा 4, और नीचे जो पावर है वही लिखो। अब करना क्या है, न्यूमरेटर से भी 2 घटाना है, डिनोमिनेटर से भी 2 घटाना है, ऊपर से भी 2 कम करना है, नीचे से भी 2 कम करना है। अब क्या कम होगा? क्या करेंगे कम? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब जब कम करने जाएंगे तो 0 ऊपर से मिल जाएगा, 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा। तो भाई हम बता दिए हैं कि भाई 0 और निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, क्या है, पावर 5 है, तो 5 है तो क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो क्या π/2 से गुना करना है? नहीं, नहीं करना है, इवन रहेगा तब π/2 से गुना करना है। तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, 8/15। ऑप्शन में है 8/15 है, यहाँ है 8/15 है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। एक और मैं आपको बता देता हूँ, 0 से π/2 कॉस की पावर 8x dx। क्वेश्चन में नहीं है, ले लेते हैं। चलो, यह क्वेश्चन में था तुम्हारा, यह एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं। देखो मेरे भाई, पावर 8 है तो यह जान लो पहले क्या है, इवन है। इवन है तो करना क्या है, पहले इससे एक कम करके लिखो। तो 8 है तो एक कम कर लोगे तो 7 हो जाएगा, नीचे जो है वहीं लिखो। अब 2 कम करते हुए चलो, कहाँ तक चलना है, जब तक कि 0 और निगेटिव ना आ जाए, उस मतलब आ नहीं जाए वहाँ तक रोक देना है। चलो बताओ, 5 2 कम करना है, यहाँ भी 2 कम करोगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ भी 2 कम कीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या, 3, यहाँ भी कम कीजिएगा तो हो जाएगा 4। 2 कम करते हुए चल रहे हैं, आगे कम कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ देख मेरे भाई, 8 है, यानी क्या है, पावर, पावर इवन है। तो इवन है तो क्या करोगे मेरे भाई, लास्ट में π/2 से गुना करना है, ठीक है, π/2 से गुना करना है। जब इसको तुम फर्दर कैलकुलेट कर लोगे तो थोड़ा सा यहीं पे कटकुट कर दें, यहाँ करोगे तो 3 दूनी 6 चला जाएगा, या 3 लिखे हुए हैं भाई, समझ लेना। तो 3 दूनी 6 चल गया, तो ऊपर कितना मिल गया, 7×5 35 पाई, 35 मिल गया, पहले 35 रहने दो। और नीचे हो जाएगा क्या, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, और 32 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256। 32 में 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 256, ठीक ही बोले थे, 256 पाई, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, और इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप कर लेना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई।
हाँ बढ़िया है। इन द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देखो पहले ये ध्यान दो क्या रिजल्ट देगा, स्केलर देगा, वेक्टर देगा, मैट्रिक्स देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। तो दो तो पहले ही कट कर दो, कॉम्प्लेक्स कहाँ से आ जाएगा वेक्टर में, मैट्रिक्स कहाँ से आ जाएगा, ये तो पहले कट गया। अब आओ ध्यान से सुनो, दो वेक्टर का क्रॉस हो रहा है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एक वेक्टर ही मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है, वेक्टर मिलेगा। और यहाँ देखो सी ऑलरेडी क्या है, एक वेक्टर है, क्या है, एक वेक्टर है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वेक्टर मिला, यहाँ ऑलरेडी वेक्टर है, इस दोनों के बीच में फिर क्या है, तो आप देखो इस दोनों के बीच में क्रॉस है, तो एक वेक्टर का फिर दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा, वेक्टर आएगा। तो आंसर इसका क्या हो गया, वेक्टर हो गया। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, क्या रिजल्ट देगा। बेसिकली ये क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आपको पता होना चाहिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। या तो यहाँ तो हम रेडीमेड रिजल्ट लिखा देंगे और याद रखने का तरीका बता देंगे, लेकिन ये सब प्रूफ है, इसका प्रूफ होता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या बताया था, शायद एक बार और ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ है, आपको क्या बताया है कि आप सिंगल को देखो, तो सिंगल यहाँ पे ए है और यहाँ ये दोनों है डबल। तो आपको क्या बताए हुए थे कि हम सिंगल को टारगेट करेंगे, यानी सिंगल को लेके चलेंगे, दूर वाले को पहले देखना है, दूर वाले को नज़दीक बुलाना है, ठीक है। तो ए से जो दूर है, ए से जो दूर है, ए से दूर कौन है, सी है, तो उसके डॉट के साथ लिख लो, और जो बच गया बी बच गया लिख लेना है माइनस। अब ए से जो नज़दीक है, तो ए से कौन नज़दीक है, ए से जो नज़दीक है वो बी है, और जो बच गया अब हम सी लिख लेंगे। शायद एक बार और ये क्वेश्चन आया हुआ था ऑब्जेक्टिव में, तो वहाँ पे हम अच्छे से समझा दिए हुए हैं, यहाँ भी हम आपको एक बार बोल दिए हैं, समझ लेना। तो क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन मेरे ख्याल से ये वाला हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, समझ में आना चाहिए आपको। अब फिर देखो अगर मान लिया कि यह अगर रहेगा डी क्रॉस ई क्रॉस एफ, तो क्या लिखोगे भाई, सिंगल को टारगेट करो, सिंगल को लेके चलो। अब उससे जो दूर है डॉट के साथ रखो, तो डी से जो दूर है कौन है, ई दूर है कि एफ दूर है, एफ दूर है, तो हम लिखेंगे क्या, डी डॉट एफ, और जो बच गया कौन बच गया, ई बच गया रहेगा। अब सिंगल से जो नज़दीक है कौन नज़दीक है, ई नज़दीक है, तो डी डॉट ई, और जो बच गया कौन बच गया, एफ वेक्टर, यह लिख लो। आप ऐसे दिमाग में सेट करके रखना, ठीक है। बेसिकली इसका प्रूफ भी है, जो हम लोग आप लोग वेक्टर कैलकुलस पढ़े होंगे तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। आगे देखिए आइए देखिए, इसको ऑब्जेक्टिव नहीं समझना है। ये देखिए क्या कर रहा है, पिछले साल एक क्वेश्चन देखे हुए थे, शॉर्ट में पूछे हुआ था, डाइवर्जेंस या कर्ल शायद पूछे हुआ था, कोई वेक्टर फील्ड दिया हुआ था और कह रहा था कि कर्ल निकालो, ठीक है। अब मेरे भाई देखो कह रहा है कि आर एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, तो क्या है तुम्हारे पास बी है, आर पोजीशन वेक्टर है, सभी लोगों को पता होगा आर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पहले तो आप इतना मेंशन कर लो। तो आपसे पूछा क्या गया है, डाइवर्जेंस आर कितना होगा, डाइवर्जेंस आर का मतलब हो गया, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, डाइवर्जेंस आर का मतलब यह हो गया, यानी आपको बता दिए हैं, एक बार कभी जिक्र किए हुए थे, डाइवर्जेंस आया था, तो खैर वहाँ छोड़ो, यहाँ देखो। तो आर एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है और आपको क्या निकालना है, डाइव आर मतलब डाइवर्जेंस आर। डाइवर्जेंस आर का मतलब होता है, पढ़ेंगे लिखेंगे ऐसे, ठीक है, डॉट का ऑपरेशन किसके बीच में, तो वेक्टर डिफरेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। लिखना क्या है, उल्टा डेल की तरह, इसको डेल भी बोलते हैं या नेबला भी बोलते हैं। तो यह वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर आर वेक्टर के साथ डॉट का ऑपरेशन करेगा, यानी डॉट प्रोडक्ट करेगा, तो कहलाएगा डाइवर्जेंस। और यहीं अगर बीच में क्रॉस लग जाए तो कहलाएगा कर्ल। समझ में आया, कर्ल। तो ध्यान से देखो, अब इसके बारे में तो तुमको जानकारी है ही, यहाँ पे आप एक चीज़ और मेंशन कर सकते हो,
यहाँ पे पहले इसको हटाओ, एक चीज़ और पहले आप जान लो, आर वेक्टर यह हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कर देना, अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो शॉर्ट में वी नो डैट क्या जानते हो, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स जोर जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड होता है। अब आप लिखोगे कि क्या निकालना है, क्या निकालना है, तो डाई बार, तो डाई बार का मतलब हो गया डाइवर्जेंस आर, डाइवर्जेंस आर का मतलब हो गया कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर आर वेक्टर के साथ डॉट का प्रोडक्ट करेगा। चलो यहाँ मेरे भाई, ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के जगह पे क्या लिखोगे, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलो, डेल बोलो, नेबला बोलो, एक ही बात है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स जोर जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड लिख दिए। अब डॉट है, डॉट लगाइए, और यहाँ आर वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर है, क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में आ गया जेड के कैप। अब देखो दोनों के बीच में डॉट की ऑपरेशन होगी, तो डॉट की ऑपरेशन होगी तो आई डॉट आई 1 हो गया, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मिल जाएगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, छोड़ देना है, सेम का डॉट में सेम का 1 है, बाकी सभी के साथ 0, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1, बाकी सभी अन्य के साथ आई डॉट जे कर लो, जे डॉट के कर लो, कुछ भी कर लो 0 मिलेगा, कुछ भी कर लो मतलब दोनों डिफरेंट होना चाहिए, तो समझो। तो बाकी यहाँ पे आप समझ गए होंगे, आई डॉट आई 1 एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है, तो 1 मिलने वाला है। अब मान लो कि आई डॉट जे करेंगे 0 हो जाएगा तो छोड़ देना है, आई डॉट के 0 हो जाएगा, छोड़ देना है, तो हमको सेम वाले से ही मतलब रखना है। चलो अब आ जाओ, जे डॉट जे सेम वाले से इसलिए मतलब रखना है कि उसी के साथ ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है। जे डॉट जे 1 वाई का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो 1 मिलेगा। फिर देखो के डॉट के 1 जेड का जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 मिलेगा। अब तीनों को जोड़ दो तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर में क्या आ गया, 3 आ गया, तो इसकी आंसर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। और यहीं पे अगर कर्ल निकालना रहता तो आप क्या करते, बीच में क्रॉस का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस और कर्ल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, ठीक चल रहा है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना। आ जाओ मेरे भाई, अगला देखो, कह रहा है क्या, कुछ दे रखा है, एफ वेक्टर दे रखा है, ये सब समझ लेना, कभी कभी क्वेश्चन हम नहीं देखते हैं, वो कैप लगा दो। एफ वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो कह रहा है कि डाइवर्जेंस यहाँ पे डाइवर्जेंस एफ होना चाहिए, डाइवर्जेंस एफ क्या होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर दे रखा है, कितना है, एक्स आई कैप प्लस, वो सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे पोजीशन वेक्टर का जिक्र कर दिया तो आर वेक्टर हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कर लिए हैं। यहाँ ए वेक्टर मेंशन कर रखा है, कितना मेंशन कर रहा है तो वो लिख लिए हैं। निकालना क्या है, डाइवर्जेंस एफ निकालना है। तो यहाँ पे हम फिर यह तो लिख लोगे, क्या लिख लोगे, यह आप लिखोगे गिवन, यह दे रखा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हो, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स जोर जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड होता है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको डाइव एफ निकालना है, यानी डाइवर्जेंस एफ निकालना है। तो डाइवर्जेंस एफ का मतलब यही ना होगा भाई। चलो, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर एफ वेक्टर के साथ डॉट का प्रोडक्ट करेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे आई कैप डेल बाई डेल एक्स जोर जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। और भाई यहाँ पे जो एफ वेक्टर है डॉट लगाओगे, एफ वेक्टर जो है वो कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो क्या आपको मिल जाएगा, आई डॉट आई 1 एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, बाकी सभी के साथ 0 हो गया, छोड़ दीजिए, जे डॉट जे 1 वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है मेरे भाई, के डॉट के 1 जेड का जेड के रेस्पेक्ट में करोगे 1, तीनों जोड़ दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई,
3 हो जाएगा। समझ गए होंगे, सेम ही क्वेश्चन था पीछे वाला जैसे, वहाँ पे पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर, और यहाँ पे एफ वेक्टर वही दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बात वही है, क्वेश्चन वही है। हाँ, अगर यहीं पे कर लगता तो दोनों वेक्टर के बीच में मतलब ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर और एफ वेक्टर के बीच में क्रॉस की प्रोडक्ट होती। ठीक है, समझ गए होंगे। ये सब आपने पढ़ा होगा वेक्टर एनालिसिस में। आ जाओ मेरे भाई, डाइ क्या लिखा हुआ है पहले इधर लिख लेना, क्या है यहाँ देख लो, डाइव यानी डाइवर्जेंस है, कर्ल और ए है, ए यहाँ पे वेक्टर कर लेना, ए वेक्टर कर लेना, ठीक है, ए वेक्टर कर लेना हर जगह ऑप्शन में। चलो ध्यान से देखो, डाइवर्जेंस कर ले, कर्ल ए कर ले, तो इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले देखो डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस के बारे में, अच्छा छोड़ो यहाँ पे, पहले ब्रैकेट के अंदर में देखो क्या लिखा हुआ है, कर्ल ए। कर्ल ए का मतलब अभी हमने बताया कि क्रॉस की ऑपरेशन होगी, ठीक है, दोनों के बीच में। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी डेल भी बोल सकते हो, नेबला भी बोल सकते हो, आपको जो आदत लगा है, जिनका जो आदत लगा रहता है वो अपना बोलते रहते हैं। कर्ल ए, यही तो कर्ल ए हुआ, और यहाँ है डाइवर्जेंस, यानी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ डॉट का होगा, तो भाई यही है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, बात एक ही है, दोनों का मतलब वही है। क्या है, दोनों का मतलब सेम ही है। डाइवर्जेंस कर्ल ए को कैसे आप लिखोगे, दूसरा नोटेशन आप बोल सकते हो कि कैसे इसको दूसरे तरीके से डिनोट करोगे। नेक्स्ट देख मेरे भाई, अच्छा ये ले लेना, ठीक है। आगे देखो मेरे भाई, आगे है कर्ल ग्रेड फाई, कर्ल ग्रेड फाई, कर्ल ग्रेड फाई। अच्छा यहाँ पे ग्रेडियंट का जिक्र हुआ तो थोड़ा और जिक्र कर ही देते हैं। अब इसको कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे मेरे भाई, ये देखो ग्रेड फाई, तो यहाँ पे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर रहेगा, और यहाँ पे फाई, फाई यहाँ पे स्केलर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन नहीं रहेगा, क्या रहेगा, स्केलर फंक्शन रहेगा। फाई जो है स्केलर फंक्शन होगा, और बीच दोनों के बीच में ना डॉट होगी ना क्रॉस होगी। क्यों, क्योंकि ये स्केलर है, वेक्टर रहेगा तभी ना तो डॉट और क्रॉस कर पाओगे, क्योंकि अभी तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो यहाँ वेक्टर रहेगा तभी तो दोनों के बीच में डॉट कर पाओगे या क्रॉस कर पाओगे। तो ये स्केलर फंक्शन है, और स्केलर फंक्शन यानी स्केलर फंक्शन का वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ सीधे ऑपरेशन करोगे तो वह ग्रेडियंट फाई कहलाता है, ग्रेड फाई। ठीक है, लिखेंगे इस तरह से, कैसे लिखोगे, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर और फाई, बीच में ना डॉट रहेगा ना क्रॉस रहेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे कर्ल है तो कर्ल है तो क्या लगेगा, बीच में क्रॉस लगेगा, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाद क्रॉस लगेगा, यानी डेल के बाद क्रॉस लगेगा या नेबला के बाद क्रॉस लगेगा। बात आप समझ गए होंगे। ऑप्शन कहाँ है जी, ऑप्शन ये वाला है, यह वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, सर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, आइए क्या दे रखा है। सबसे पहले तो देखो ये वेक्टर क्या दे रखा, अच्छा यहीं से देख लेंगे। ये वेक्टर यहाँ कुछ आपको दिखाई दे रहा है, बी वेक्टर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और सी वेक्टर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि वॉल्यूम विल बी इक्वल, तो यहाँ पे आपको 3 वेक्टर है, और पैरेललोपाइप्ड का ये एज है। पैरेललोपाइप्ड का एज क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो कह रहा है उसका वॉल्यूम निकालो। तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इक्वल टू होता है क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब ए डॉट बी क्रॉस सी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड कितना होता है भाई मेरे, ए डॉट बी क्रॉस सी, और ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं कैसे, आपको पता होना चाहिए कि ए डॉट बी क्रॉस सी जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आप क्या करोगे, पहले रो में पहले वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट दोगे, दूसरे रो में दूसरे वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट दोगे, और तीसरे रो में तीसरे वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट दोगे, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप इवैल्यूएट कर लोगे तो वह उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। ए डॉट बी क्रॉस सी के बारे में आपने पढ़ा होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं 1 मिनट के अंदर में, ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ए वेक्टर इक्वल टू, मान लो कि यह दे रखा है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप,
और बी वेक्टर इक्वल टू है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और सी वेक्टर है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो हम क्या करेंगे, a डॉट b क्रॉस सी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली यह होगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ पहले रो में पहले वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट। तो क्या लिखोगे, a1 a2 a3, दूसरे में दूसरे वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट b1 b2 b3, और तीसरे में तीसरे वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप एक्सपेंड कर लोगे, निकाल लोगे, इवेलुएट कर लोगे, तो क्या मिलेगा, a डॉट b क्रॉस सी मिलेगा। ये पढ़े होंगे, ठीक है, और नहीं पढ़े हो तो समझ लो, समझा दिए। ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे आप लोग निकालोगे, ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पता है ये इस बार भी यही रहने वाला है, हम जाते समय बता देंगे कि आप देख लेके जाना, अभी हम मेंशन करने वाले हैं। तो अभी सब छोड़ो, अभी जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो। तो तुम लोगों को उस पर तो ध्यान रहता नहीं है। अभी वीडियो डालेंगे, वीडियो मान लो आधा घंटा का है, तो डालते ही 5 मिनट के बाद कमेंट आ जाएगा, लेकिन सर वो जो करवा दिए रहते हैं तब तो मज़े आ जाता। तो पहले पढ़ो जितना पढ़ाया गया है। देखो मेरे भाई, कहाँ गए, देखिए, चलिए, तो आप समझ गए होंगे, सब बात हम मोटा मोटी आपको बता दिए। ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए वेक्टर देखिए कितना है, आई जे के नहीं वाला है, इसमें नहीं है, तो 2, इसका स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे क्या, -5, और के कैप के साथ है कुछ नहीं है तो 0। अब बी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट देखो, आई है कुछ नहीं है 0 लिख लो, जे के क्या है 3 है लिखो, के वाला है कुछ नहीं है 0 लिखो, और यहाँ सी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट देखो, आई नहीं है 0 लिखो, जे के साथ 5 है लिखो, स्केलर कंपोनेंट लिखना है भैया, वेक्टर कंपोनेंट नहीं, 6 है 6 लिखो। अब इसको एक्सपेंड कर दो, तो किससे करें, कॉलम से कर ले, तुरंत हो जाएगा। कॉलम से इसको एक्सपेंड करोगे डिटर्मिनेंट को, ये तो आता होगा ना भाई, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह गया कितना आ जाएगा, 3056, ये तो आ रहा होगा मेरे भाई। रो में कट करो, कॉलम में कट करो, 2/2 का बना, कौन बना, 3056। आगे देखो तो ये आ जाएगा 2, प्रोडक्ट ऑफ 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो कैसे एक्सपेंड करते हो, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, 3 छक्के 18, और माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, 5 में 0 से करोगे गुना 0 हो जाएगा, तो 2 गुने 18 हो गया, 2 गुने 18 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है ना, 2 गुने 18 का मतलब हो गया 36, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो यह ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो वह पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम को देता है। इस बार लॉन्ग में इंपॉर्टेंट रहेगा, संभावना रहेगा, हम अभी लिखवा देंगे। आगे एक और क्वेश्चन है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ भाई देख लो क्या है मेरे भाई, कह रहा है कि द लाइन y बराबर mx प्लस सी टचेज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इफ c इज इक्वल टू, c किसके बराबर होगा, c किसके बराबर होगा जब यह पैराबोला जो है, पैराबोला कौन सी पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है, तो आपको राइट हैंडेड पैराबोला दिखाई दे रहा होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टच करेगा, किसको टच करेगा, लाइन को टच करेगा। लो यह लाइन है, मान लो कि मान लो y बराबर mx प्लस सी जिसकी इक्वेशन है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p हो गया, टच कर रहा है, दिखाई दे रहा होगा, y बराबर mx प्लस सी लाइन, y बराबर mx प्लस सी लाइन पैराबोला को टच कर रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है, तो p पॉइंट पे टच कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा, ये सब आप लोगों को पता होगा। और पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला है, तो उसकी इक्वेशन कितनी होगी, उसकी इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो कह रहा है कि अगर यह टच करेगा तो c किसके बराबर हो जाएगा, c किसके बराबर पे हो जाएगा, ठीक है, यह शॉर्ट के लिए भी रहेगा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। चल यहाँ पे देख क्या दे रखा है मेरे भाई, गिवन क्या है, सीधे शुरू करो, चलो लिख ही देते हैं, मेंशन करना पड़ेगा, अगर इसको सब्जेक्टिव की तरफ बनाओगे तो सारी बात लिखनी पड़ेगी। चलो तुम यहाँ देखो,
पैराबोला की जो इक्वेशन है वो क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और लाइन जो है y बराबर एम एक्स प्लस सी है। अब टच कर रहा है एक दूसरे को, और टच कर रहा है कहाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बन रहा है P, तो कह रहा है C किसके बराबर होगा, तो ऐसा सिचुएशन आएगा। y के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, देखते चलो फटाफट, एम एक्स प्लस सी लिख सकते हो। एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू में है क्या, 4x रहेगा। जब इसको तुम फर्दर कैलकुलेट करोगे तो यह मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर करोगे बी स्क्वायर तो सी स्क्वायर हो जाएगा। 2ab करोगे तो 2ab कर लोगे तो 2mcx हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो गया, और इधर में क्या है तुम्हारा 4x है, तो 4x रहने दो। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो तुमको आपको कुछ दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यह पहले लिख लो 2mcx, इसको ले आओ इधर, इधर शिफ्ट कर लो तो -4ax और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब भाई यहाँ पे आप देखो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन ले लोगे, कितना कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लोगे, 2x कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ से मिलेगा mc, और माइनस 2a ले लोगे तो हो जाएगा 2ax, सॉरी 2a, ओनली 2a, 2 2 जा 4 और ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हम ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करेंगे, वर्बली बोल देंगे, आप समझ लेना। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे एम स्क्वायर है, और x का कोएफिशिएंट है 2 इंटू एम सी माइनस 2a, और प्लस सी स्क्वायर ये कांस्टेंट है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हो ना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म होती है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, अब आपको पता करना है कि सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, कब, जब ये पैराबोला जो है ना और लाइन को टच करेगा तो क्या होगा, सी वैल्यू किसके होगा, तो यहाँ x की दो वैल्यू मिलेगी, और x की दो वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, रियल और इक्वल आनी चाहिए। तो रियल और इक्वल के लिए तुमने क्या पढ़ा है, 10th क्लास में ये सब पढ़ाया गया है। रियल और इक्वल वैल्यू के लिए आप पढ़ाए हैं, डी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो की वैल्यू, डी जो होनी चाहिए वो जीरो के बराबर होनी चाहिए, तब क्या आएगा, जो रूट्स आएगा वो रियल और इक्वल होगा। तो रियल और इक्वल होगा तो डी के जगह पे डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। तो रियल और क्या उसको बोलते हैं, वास्तविक और समान, ठीक है ना, डी जीरो। डी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0, यानी बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख देंगे, -4ac को उधर शिफ्ट करोगे तो +4ac हो जाएगा, यह कंडीशन है। ठीक है, एक्स की दोनों वैल्यू जब आपस में बराबर हो, समान हो, यह आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों x की वैल्यू समान कब आएगी, जब बी स्क्वायर बराबर 4ac के बराबर हो जाए, बी स्क्वायर जो हो 4ac के बराबर हो जाए। थोड़ा बेसिक हम तुमको बता दिए हैं, ये सब जरूरी रहता है, नहीं तो ये सब नहीं बता दे फिर कहते क्या पढ़ा रहे हो सर। तो सोच के चलते हैं, थोड़ा अच्छे से कर दे, जो करने आए हैं अच्छे से करें। तो यहाँ देखो, तो मेंशन कर लेना जो हमने बोला है, x की दो वैल्यू जो दोनों बराबर हम निकालने जा रहे हैं। तो चलो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac कहाँ से आया, हमने जिक्र कर दिया। अब देखो b के जगह पे क्या लिखोगे, तो जो x का कोएफिशिएंट होगा वही b होगा। फोन कोई कर रहा था, एक सेकेंड, एक फोन करके पूछिए, तो फोन आ रहा था घर से। बी स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट देखो मेरे भाई, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2 mc माइनस 2a, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और बराबर में क्या है मेरे भाई 4ac, तो 4 है, a का मतलब हो गया क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एम स्क्वायर दे दो, और c मतलब कांस्टेंट बताए थे ना, a एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस c, तो यहाँ पे c के जगह पे c स्क्वायर दो, c स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करो, तुमको c की वैल्यू मिल जाएगी। अब तो क्या कर दे मेरे भाई, थोड़ा इजी करना है, तो 2 दूनी 4 कर लो, 2 दूनी 4, 2 का भी तो होल स्क्वायर होगा ना, 2 दूनी 4, और फिर क्या हो जाएगा, mc माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा क्या, 4m स्क्वायर c स्क्वायर। भाई थोड़ा और इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा क्या, 4 बाहर है, बाहर आने दो, या a माइनस बी के होल स्क्वायर में तो लो तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा
4a² और -2a भी करोगे तो -2a भी करोगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4। अभी समझ लेना क्या कर रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर कर रहे हैं, ये सब आपको आता होगा। बराबर में 4m²। मैथ्स क्यों लिए हो? मैथ्स ऐसा तो नहीं ना है कि भौकाल टाइट करने के लिए लिए हो कि हम मैथ ऑनर्स कर रहे हैं, इसके बाद एकदम कुछ खोज उज करेंगे, अब रिसर्च करेंगे, पढ़ो लिए हो तो। 4 गुना कर लो, 4m² c², 4 चौका 16a² और माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 4 चौका 16 amc और बराबर में इधर है 4m² c²। यह तो मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच के आया है, थोड़ा सा इसको भाई एक बार यहाँ तक तुम स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा हम ऊपर करेंगे। ठीक है, आगे देखिए तो आपको दिखाई यह देगा 16a² जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये तो उधर शिफ्ट कर लो, ये तो कैंसिल हो गया ना, 16amc के बराबर हो जाएगा। 16 16 कैंसिल हो गया, a से a भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, 16 और 16 कैंसिल हो गया, एक a कम कर देगा तो a बच गया और इधर बच गया तुम्हारा mc, तो c बराबर मेरे भाई क्या आ गया, c बराबर आ गया a/m, तो यही c की वैल्यू होगी, तभी जाके क्या होगा, पैराबोला जो है लाइन जो है टच करेगा, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो है c बराबर a/m, यानी c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू जो होगी a/m के बराबर होगी, a/m के बराबर होगी। समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लेना, लो एक ही में आ गया। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, नेक्स्ट आप देखिए, ले लो, in 3-dimensional space the equation of x axis पे 3 डायमेंशनल में y और z क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, और कुछ है नहीं है। तो धन्यवाद, आप इतना पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद नहीं, रुको रुको रुको, भूल गए थे, आप लोगों को बताना है कुछ, मुझे क्या बताना है यह सुन लो। तो ये 4 जो लेक्चर सीरीज हम सेमेस्टर 2 आप लोगों के लिए दिए हैं एग्जाम स्पेशल, इसमें आपको हम ओवरऑल पूरा 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं। इक्का दुक्का अगर छोड़ दिया जाए ऑब्जेक्टिव को तो सबको हम एक्सप्लेन किए, जो 1 लाइनर इफेक्ट है उसको हम लोग भी देख लिए थे, उसको डील किए थे। तो यह 50 ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो काम आएगा ही, साथ में शॉर्ट के लिए भी काम आएगा। अब लॉन्ग के लिए हम कुछ दे देते हैं, आप उसको तैयार कर लेना, ठीक है। लगता है 2-3 बनाना होता है ना लॉन्ग, आप लोगों को मिल जाएगा, कर लेना। संभावना है, अब ना मिलेगा तो आ जाना फिर कमेंट में, ना मिला सर, संभावना हम कह रहे हैं, ठीक है, आप करके जाना। आप इसमें कर लेना क्या, डिफरेंशियल कैलकुलस से अगर तुमको कुछ तैयारी करने का इच्छा हो, डिफरेंशियल कैलकुलस से अगर कुछ तैयारी करने की इच्छा हो तो पहला आप कर लेना लेबनिट्ज थ्योरम। दूसरा कर लेना टेलर प्लस मैक्लूडिन्स, टेलर और मैक्लूडिन का थ्योरम कर लेना, लेबनिट्ज थ्योरम कर लेना। तीसरा अगर करने का इच्छा हो तो तीसरा अगर मैं बात कर लूँ आपसे, आयलर्स छोड़ देना, क्योंकि वो पिछले साल पूछे हुआ है, तो इस साल हो सकता है कि ना पूछे, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो।
ठीक है, तो आप कम से कम यह करके जाना, लेबनिट्ज, टेलर और मैक्लूडियन, और कुछ फिलहाल नहीं, इतना ही कर लो। इसमें से हो सकता है कि एक लॉन्ग के लिए आ जाए। दूसरा देख मेरे भाई, अगर आपको वेक्टर से कुछ तैयारी करने का इच्छा हो, लॉन्ग के लिए करवा रहे हैं मेरे भाई, वेक्टर कैलकुलस के लिए अगर कुछ करने का इच्छा हो तो आप कर लेना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और बेसिकली आपको पता होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, A डॉट B क्रॉस C, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो यह पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप यह कर लेना लॉन्ग के लिए। और अगर कुछ करने की इच्छा हो वेक्टर कैलकुलस में तो आप यह कर सकते हो। 2 क्वेश्चन और हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये लॉन्ग में नहीं आएगा, हो सकता है शॉर्ट में आपसे पूछ लें। तो दूसरा क्वेश्चन आप यह कर लेना, क्या कर लोगे, d/dt ABC, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC है, या ABC तीनों जो है T स्केलर का वेक्टर है, उसको डिफरेंशिएट करना है। तीसरा अगर इच्छा हो तो यह आप कर लेना d/dt A क्रॉस B करोगे तो स्वाभाविक है A डॉट B भी हो जाएगा। इवैल्यूएट ये भी है क्या, ए नहीं, हाँ इवैल्यूएट, यह भी है इवैल्यूएट, कर सकते हो अगर इच्छा हो तो, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन यह कम से कम कर लेना। ज्योमेट्रिकल इसका चांस रहेगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप कर लेना। ठीक है, चांस है। यहाँ आप लेबनिट्ज को कर लेना। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं करो तो नहीं करो, कम से कम यह लेबनिट्ज और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके जाना, चांस है। टेलर मैक्लूडियन भी कर लेना। चलो, और अगर हम बात कर लें कि अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस से कुछ तैयारी करना चाहते हो तो क्या कर लें, तो इंटीग्रल कैलकुलस से क्या तैयारी करोगे। सबसे पहले तो इंटीग्रल कैलकुलस से लॉन्ग नहीं आएगा कुछ, और अगर मान लिया आ गया तो इंटीग्रल कैलकुलस से हम आपको बोलेंगे बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ लो बढ़िया से। बीटा फंक्शन की जो 3 प्रॉपर्टी है ना, बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ लो। उसकी जो 3 प्रॉपर्टी है, उस तीनों प्रॉपर्टी में कोई भी एक रह सकता है। जैसे पता है ना, उसकी प्रॉपर्टी बताए हुए थे, एक बार ऑब्जेक्टिव डील किए थे, किसी न किसी लेक्चर में होगा, जाके देख लेना, तीनों प्रॉपर्टी के बारे में बताए हुए हैं। ठीक है, तो बीटा फंक्शन के बारे में आप इंटीग्रल कैलकुलस में कर लो, लॉन्ग में संभावना रहेगा। अब सुनो, तो डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस से बोले हैं बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ लेना, वेक्टर कैलकुलस से आपको बोल दिए हैं क्या पढ़ना है। अब देखो 2D से एक देख लो, इसका चांस रहेगा, कर लेना। 2D से एक करके जाओ। सेकेंड डिग्री की जो इक्वेशन होती है वह कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। सेकेंड डिग्री की जो इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन जो है वह कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। यह करके जाना, ये लॉन्ग में करके जाना। तो भाई एक यह करके जाओ, 2D से करके ही जाना इसको। सेकेंड डिग्री का इक्वेशन जो होगा कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल कर लो, लेबनिट्ज कर लो, और यह टेलर मैक्लूडियन कर लो। बाकी कुछ करो ना करो, यह करके जाओ। 1 2 3 4 जाओ करके। हो सकता है कि इसमें 2-3 फंस जाए। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस से क्या कर लोगे, लेबनिट्ज कर लो, टेलर मैक्लूडियन कर लो। वेक्टर कैलकुलस से क्या कर लोगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब वो क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम को बताता है। और 2D से क्या करो, सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन है कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। इतना करके जाओ। ठीक है, चलिए फिर अब मुलाकात होगी आप लोगों के साथ सेमेस्टर 3 में। धन्यवाद।